हेलो दोस्तों। तो आज के वीडियो में मैं उस टॉपिक के बारे में बात करना चाहूँगा जिस पे मेरे को सबसे ज़्यादा भड़ास है मेरी एंड बहुत मेरी खुन्नस है। तो आज के वीडियो में मैं भर भर के अपनी खुन्नस निकालने वाला हूँ इस चीज़ पे। और क्योंकि कल ही मेरा इस चीज़ का एग्ज़ाम है तो डेफिनेटली मैं अभी अंदर से भरा बैठा हूँ। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ IELTS की एग्ज़ाम के बारे में। तो वीडियो शुरू करूं उससे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम है ईशान मलिक और मैं यहाँ पर यूके में आने वाले लोगों के लिए वीडियोस बनाता हूं और मेरे से बनती हर तरह की कोशिश करता हूं उनकी हेल्प करने की। तो आप में से जो लोग भी मुझे पहली बार देख रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड चलिए अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा स्कैम जो मेरे साथ हर बार आज तक हुआ है, तो मैंने जो है IELTS की जनरल की एग्जाम जो है वो हमेशा ही कनाडा के इमिग्रेशन के लिए दी है। और कनाडा के इमिग्रेशन के लिए कहेंगे 8777 लाना जो है वो कहेंगे काइंड ऑफ अ मिनिमम रिक्वायरमेंट हो जाती है अगर आपको पॉइंट्स बनाने हैं। 8777 का मीनिंग यहाँ पर ये है कि आपके लिसनिंग में 8 मार्क्स होने चाहिए 9 में से, और बाकी सब सब्जेक्ट्स में 7 तो मिनिमम होने चाहिए 9 में से। अब मैं यहाँ पर मार्क्स बोल रहा हूँ लेकिन वो लोग बैंड बोलते हैं, तो मैं आगे से इस वीडियो में बैंड ही बोला करूंगा। तो वही है कि मेरे ये 8777 कभी भी आए ही नहीं, कितनी भी बार मैंने एग्जाम दी हो। मेरे एक बार लिसनिंग में पूरे 9 भी आ गए थे, लेकिन उसी एग्जाम में मेरे राइटिंग में 6.5 आ गए थे। तो एक बार जब मैंने एग्जाम दी थी तो मेरे 9, 8 और 7.5 और 6.5 इस तरह से मेरे बैंड्स आए थे उस वक्त। और मैं फिर से इमिग्रेशन के पॉइंट्स बनाने से फिर से चूक गया था कनाडा के। और वो शायद मेरी 9वीं 10वीं एग्जाम रही होगी। 2015 से लेके 2019 तक मैंने कंटिन्यूसली हर साल 2 या 3 बार IELTS की एग्जाम दी है। तो वही है कि 9वीं 10वीं अटेम्प्ट्स पे तो भाई आदमी फ्रस्ट्रेट हो ही जाता है कि भाई क्या है कि जब तुम्हारा 9 आ गया, 8 आ गया, 7.5 आ गया, तो तुमने एक चीज में 6.5 कैसे रह गया, यानी 0.5 से आप फिर से रह गए। तो ये जो स्कैम है ना, ये इंडिया में, पाकिस्तान में बहुत ही कॉमन है कि ये जो IELTS के जो पेपर चेकर्स जो होते हैं ना, ये जानबूझकर आपका या तो राइटिंग में 6.5 दे देंगे या स्पीकिंग में 6.5 दे देंगे। क्योंकि बाकी तो जो दोनों पेपर्स हैं वो पेपर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, यानी MCQ टाइप क्वेश्चन होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो उसमें अगर आपने जो भी ऑप्शन सिलेक्ट किया है या जो भी आपने आंसर लिखा है वो उसका फिक्स आंसर रहता है। लेकिन राइटिंग एंड स्पीकिंग में कोई फिक्स आंसर नहीं रहता, कोई फिक्स पैटर्न नहीं रहती है। आपने राइटिंग में कैसा लिखा है वो पढ़ने वाले को कैसा लगा उस पर डिपेंड करता है। सेम है स्पीकिंग में भी, आपने जो बोला है वो कितना अच्छे से बोला है, वो सामने वाले को कितना अच्छे से समझ में आया है, और सामने वाले ने क्या फील किया कि उसको कितने मार्क्स देने, इस पर डिपेंड करता है। तो ये दोनों जो बैंड्स है ना वो बहुत ही वेरिएबल है और वो बहुत ही सब्जेक्टिव भी है कि भाई अगर मुझे यूं लगा कि आपकी स्पीकिंग अगर 6 बैंड जितनी है तो मैं आपको 6 दूंगा, भले ही आप 7 या 8 डिजर्व करते होंगे। लेकिन उस दिन अगर आपका परफॉर्मेंस किसी भी रीजन से इतना अच्छा नहीं था, या मुझे जानबूझकर आपको उससे ज्यादा मार्क्स नहीं देने हैं क्योंकि मेरे को ऊपर से ऑर्डर आ रखे हैं, या ये स्कैम का भी मैं भी एक पार्ट हूं, तो मैं वो नहीं दूंगा आपको, चाहे आपने कितना ही अच्छा बोला है, और कोई भी आके मुझे क्वेश्चन नहीं करेगा। अब ये तो हो गया IELTS के अंदर का स्कैम। अब जो IELTS के बाहर एक स्कैम चल रहा है उसके बारे में मैं बात कर लेता हूं, क्योंकि उसमें भी मेरा थोड़ा सा तो पार्ट रहा है। अब आप यूजुअली अगर देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं ऐड करते लोग मिल जाएंगे फेसबुक पर या इधर उधर कहीं भी, कोरा में या कहीं भी, कि भाई हमारी बहुत पहचान है ब्रिटिश काउंसिल में और हम आपके IELTS का जो स्कोर है उसको बढ़वा सकते हैं या उसको ठीक करवा सकते हैं, आपको जैसा चाहिए वैसा करवा सकते हैं। तो 2018 या 19 का टाइम रहा होगा कि मैं इतना फ्रस्ट्रेटेड था, शायद वो एग्जाम जिसकी मैंने बात करी वो शायद मैंने 19 में दी थी उस वक्त। तो उस एग्जाम के बाद मैं इतना फ्रस्ट्रेटेड था कि मैंने सोचा कि चलो भाई इस बार ये भी ट्राई करके देख लेते हैं कि अगर इस तरह से भी अगर अपना हो जाता है ना तो एक काम खत्म हो गए और इमिग्रेशन के लिए आगे बढ़े हम। तो वो मेरी बात मैंने शुरू करी, मुझे फेसबुक पर एक इसी तरह की ऐड दिखी और मैंने उसको रिस्पॉन्स किया। तो तय ये हुआ था कि 25,000 रुपये मुझे उसको देने हैं, जिसमें 50% पहले और 50% हो जाने के बाद। और टोटल प्रोसेस जो है वो 2 या 4 स्टेज में रहेगी। कि पहले स्टेज में मुझे अपना IELTS का जो भी वो एक एग्जामिनेशन नंबर है वो मुझे उसको देना होगा, और मुझे एक फोटो देनी होगी जो उस पेपर में वो लगाएगा। उसका यूज करके वो मेरा नया IELTS का पेपर बनाएगा, IELTS का नया रिजल्ट पेपर बनाएगा, वो मुझे वो सबमिट करेगा और वो मुझे ले जाके आगे अपनी वीजा की प्रोसीड करनी है। और इस पे पेमेंट की टर्म्स जो है वो 2 पार्टीशन में हमारी डिसाइड हुई थी। 50% मुझे काम शुरू होने से पहले ही देनी है, और 50% जब मेरे हाथ में जब रिपोर्ट आ जाएगी, रिजल्ट रिपोर्ट, तभी मुझे बाकी का देना है। तो जैसा कि तय हुआ था, तो मैंने अपने 12,500 रुपये जो है वो उस इंसान को ट्रांसफर किए थे, एंड मैंने अपना एक फोटोग्राफ और वो रिजल्ट पेपर वो उसको सबमिट किया था।
फिर जैसे कि तय था कि उसको अपना काम खत्म करके मुझे जो सब कुछ देना है, और जब मेरे हाथ में वो कहता है कि बाई कुरियर जब वो रिपोर्ट आ जावे तब मुझे उसको बाकी के पैसे रिलीज करने हैं। लेकिन आगे जो खेल शुरू हुआ वो तो बहुत ही बढ़िया शुरू हुआ कि जिस इंसान से मैंने डील करी थी या जिस इंसान से मैंने बात करी थी उसका भी कोई सीनियर रहा होगा या उसने आगे किसी को काम फॉरवर्ड किया होगा, तो उस पर्सन का मुझे फ़ोन आता है कि भाई मैं आपका रिजल्ट ठीक करने बैठा हूं, तो आप तुरंत ही बाकी के पैसे जो है वो अभी के अभी ट्रांसफ़र करो, तो मैं आपका जो है वो आगे प्रोसीड कर देता हूँ। और इस बीच में उन्होंने मुझे एक फ़ोटोशॉप करके एक आइल्स का जो रिजल्ट पेपर है वो दे दिया था कि जो फोटो मैंने दी थी वो लगाकर, और मेरा जो स्कोर है उसमें जितने भी बैंड्स मैंने बोले थे कि भाई मेरा 8777 करके देना, उसने 888 ही करके दे दिया था सब कुछ, और एक में किसी में 7.5 रखा था। तो भाई साहब ने अल्टीमेटली तो फोटोशॉप करके ही सब कुछ मुझे दिया। तो फिर बाद में मुझे भी अक्ल लगा कि यार ये तो मैं भी कर सकता था, लेकिन ये चीज़ें चलने वाली नहीं है क्योंकि ब्रिटिश काउंसिल के सर्वर पे अपडेट होना चाहिए। और मैंने कहा वो जब तक मैं चेक ना करूँ वो तो कैसे पता चलेगा कि वहाँ अपडेट हुआ कि नहीं। तो खैर उसने फोटोशॉप वाला वर्जन मेरे को भेजा और उसके बेस पे भाई मांगने लगा कि मेरे को बाकी के पैसे पूरे करो। अब क्योंकि डील तो ये हुई थी कि जब मेरे हाथ में कुरियर पेपर आ जाएगा तब तक मुझे पैसा आगे देने का नहीं है। तो वहां से जहां उसने डील ब्रेक करी मैंने भी ब्रेक कर दी। फिर ये चीज, और फिर आगे ना मैंने कभी उससे बात करी ना मैंने कभी आगे प्रोसीड करी। लेकिन इसके कुछ टाइम बाद मुझे एक वीडियो मिली यूट्यूब पर जिसमें इसी तरह के केस को उन्होंने डिस्कस किया था, और उस वीडियो के बेस से मैंने वो जो पर्सन जिसने वीडियो बनाया था उससे मैंने कांटेक्ट किया था और उससे मैंने समझा था कि IELTS का स्कैम क्या चल रहा है। अब इससे आगे जो इसमें जो चीज़ें होती हैं वो ये होती हैं कि अगर तो वो चीज़ मैंने पूरी कर दी होती और भाई साहब ने मेरे को कुरियर भेज भी दिया होता, सब कुछ हो गया होता, तो उसके बाद ये होता कि आगे से एक और कॉल आता मुझे, या तो UK से आता है या US से आता है। अब वो फेक भी हो सकता है, वो जेन्युइन भी हो सकता है। तो सबसे पहले तो एक फेक कॉल आता है आगे, और कि UK US से या किसी भी एम्बेसी से या वीज़ा से, ये फेक कॉल वाले, और वो आके आपको बोलते हैं कि हमें पता चला है कि आपने IELTS में फॉर्जरी करी है, आपने किसी तरह का फ्रॉड किया है और आपने इस तरह से ये जो पेपर है वो आगे यूज़ किया है करके, अब हमें पता चल गया है कि आपने ये किया है, तो अब हम आप पे वीज़ा बैन लगा रहे हैं, ये लगा रहे हैं, वो लगा रहे हैं, ये चार्जेस वो चार्जेस, और अगर आपको ये चार्जेस से बचना है तो आपको इतना पैसा पे करना पड़ेगा जो अकाउंट में बोल रहा हूँ उसमें। तो यूजुअली जो है जो बेचारे भोले लोग होते हैं जिनको समझ में नहीं आता है वो तो बेचारे पे कर भी देते हैं, और वो बड़ी अमाउंट होती है। फिर ये हो गया, तो इसके बाद एक और हायर लेवल का कॉल आता है, वीज़ा हो गया या इमिग्रेशन डिपार्टमेंट हो गया, वहाँ से कि वो भी बोलते हैं कि हमें पता चला है कि आपने IELTS में स्कैम किया है और आपने मेरे कलीग को भी पैसा खिलाया है, तो अब मुझे भी खिलाओ करके, और उसको भी और अलग से पे करना पड़ता है। तो ये तो मैं सारी बातें कर रहा हूँ, वो सब जो फेक और स्कैम्स चल रहे हैं यहाँ तक की है। और अगर इनको आप पैसे ना दो तो ये लोग जेन्युइनली आगे जाके कंप्लेन कर देते हैं वीज़ा इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में, और अगर उसी डॉक्यूमेंट के साथ आप आगे जाते हुए पकड़े जाते हो कहीं तो आप पे वीज़ा बैन भी लगता है। तो मैं बहुत ही फॉर्चुनेट था कि मैंने वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं करी, क्योंकि मैं अपने यूं कुछ फालतू के ही सही, लेकिन मैं अपने कुछ उसूलों का पक्का हूं कि भाई अगर मेरे साथ आपने कोई डील करी है और अगर आप बीच में डील ब्रेक करते हो या डील को चेंज करते हो तो मैं वो डील कंप्लीट नहीं करता, चाहे नुकसान हो फायदा हो जो भी हो। और मेरा बस ये कहेंगे इस तरह के मेरे उसूल ने उस दिन मुझे बचा लिया। अगर मैं वो चीज़ कंप्लीट कर लेता तो शायद आज मैं ना UK में होता ना कहीं भी होता, और मेरे पे पता नहीं कहाँ का क्या बैन लगा होता, मैं कुछ नहीं आता। तो अगर आप में से कोई भी IELTS में किसी भी तरह की फॉर्जरी या स्कैम या फ्रॉड करने के बारे में सोच रहा है या उसके कोई रास्ते ढूंढ रहा है, तो ये आप देख लीजिए। अगर आपके साथ इसमें से कुछ भी हुआ तो आप ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल बन सकते हैं, या आप ही की लाइफ इसमें खराब होगी। स्कैमस्टर्स का या इमिग्रेशन वालों का या किसी का भी कुछ नहीं जाएगा, आपका पैसा तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन उसके अलावा अगर आपके पासपोर्ट पे या आपके इमिग्रेशन स्टेटस पे किसी भी तरह का कोई भी रिमार्क लग गया ना, इस नेगेटिव तरह का, तो आपको कहीं का भी वीज़ा मिलने में बाद में बहुत मुश्किल होंगी। सो बी वेरी केयरफुल बिफोर इंडल्जिंग इनटू सच काइंड ऑफ एक्टिविटीज़। तो अब मेरा कल एग्जाम है, सो फ्रेंड्स विश मी लक। जैसे कि मैंने कहा कि मैंने बहुत बार इसकी एग्जाम दी है, तो कभी मेरे को लगा तो मैं इसके टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में भी कोई वीडियो बनाऊं। अगर आप लोग मुझे कमेंट में सजेस्ट करेंगे कि मैं इस चीज के लिए वीडियो बनाऊं तो मैं डेफिनेटली बना दूंगा। दोस्तों अब बस और कितना ज्ञान झाड़ू मैं IELTS के बारे में, या कितनी भड़ास निकालूं। तो यही था आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया, और अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को इसी तरह के नॉलेजेबल कंटेंट के लिए। एंड लास्टली थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, होप टू सी इन द नेक्स्ट वन।